एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे में क्या किया जाता है? वी एड्रेस लाइफलेस थिंग्स आर आइडियाज एज अ लिविंग बीइंग, एज अ लिविंग बीइंग। ध्यान देना, एपोस्ट्रोफे में क्या कहता है? वी एड्रेस, संबोधित करते हैं किसको? लाइफलेस थिंग्स और आइडियाज, निर्जीव विचारों को या निर्जीव वस्तुओं को या विचारों को एज अ लिविंग बीइंग्स, किसके रूप में? एक सजीव रूप में संबोधन करते हैं, माने पुकारते हैं, है ना। वी एड्रेस, संबोधन करते हैं यानी पुकारते हैं। अब देखो इसकी पहचान क्या होती है? अगर पहचानने के लिए है तो इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है ना, जिसमें एपोस्ट्रोफे होगा, संबोधन अलंकार होगा, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आएगा ना। जैसे मान लो कहा जाए वेलकम ओ लाइफ, वेलकम ओ लाइफ, जीवन तुम्हारा स्वागत। तो इसमें जीवन को संबोधित किया जा रहा है ना, पुकारा जा रहा है ना। किसने कहा कि ओ जीवन तुम्हारा स्वागत है, इसमें जीवन को पुकारा गया प्लस एपोस्ट्रोफे मार्क, यानी इसमें कौन सा अलंकार है? एपोस्ट्रोफे है, एक हो गया। दूसरा लिखेंगे ओ डेथ, कह रहा है कि ओ मृत्यु, वेयर आर यू इज द स्टिंग, तुम्हारे डंक कहाँ है? वेयर इज द स्टिंग, तुम्हारे डंक कहाँ है? कह रहा है कि ओ डेथ, अरे ओ मृत्यु, वेयर इज द स्टिंग, तुम्हारे डंक कहाँ है? ठीक है, पुकारा जा रहा है मृत्यु को, पूछा रहा है कि तुम्हारे डंक कहाँ है? जो डंक तुम मारते हो, जिससे आदमी मर जाता है, जिससे दर्द होता है, पीड़ा होता है, वो डंक कहाँ है? तो एक संबोधन के रूप में इस मृत्यु, इस निर्जीव विचार को सजीव के रूप में पुकारा जा रहा है। पुकारा जाए तो सजीव के रूप में ना बुलाया जा रहा है। कहा जाए कि ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, तुम्हारे डंक कहाँ है? और डंक किसके होते हैं? सजीव प्राणी के डंक होते हैं ना, तो सजीव के रूप में इसको पुकारा जा रहा है। इसमें कह रहे कि वेलकम ओ लाइफ, जीवन तुम्हारा स्वागत। किसका स्वागत करेंगे? किसी सजीव से ही कहेंगे ना कि जीवन तुम्हारा स्वागत है। तो सजीव के, निर्जीव व्यक्ति, विचार या वस्तु को इसमें किस रूप में दर्शा रहे हैं हम? सजीव के रूप में, प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है? एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है। डी शब्द आया है ना, भूल गए। तो डी का मतलब होता है तेरा तेरी, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव के लिए इसका प्रयोग किया जाता था पहले, और एपोस्ट्रोफे में ही ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं, अब नहीं करते हैं। डी माने होता है तेरा तेरी, ओ मृत्यु तेरी डंक, तेरे डंक कहाँ है? तुम्हारे डंक कहाँ है? डी का मतलब होता है ना। अगला क्या? आर्जिमोरन, विरोधाभास, पांचवा है ना आर्जिमोरन। इसको हम कहते हैं विरोधाभास, अलंकार, विरोधाभास अलंकार। अलंकार। देखो इसमें क्या होता है? दो विपरीतार्थक शब्दों को एक साथ रखा जाता है ना, दो विपरीतार्थक शब्दों का एक जोड़ा आता है, विलोम शब्द। विलोम शब्द समझते हो? देखो लिखेंगे इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच used to use या uses a pair of two words that are opposite, या opposing भी लिख सकते हो, that are opposing। कह रहा है कि in this figure of speech, इस अलंकार में uses a pair of two words, दो शब्दों का एक जोड़ा प्रयोग किया जाता है। uses a pair of two words that are opposing, जो क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं या विलोम होते हैं, है ना। uses the pair of, कर दो यहाँ, uses the pair of two words, दो शब्दों का जोड़ा प्रयोग किया जाता है जो क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। चाहे इसका एक परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हो, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच speech two opposite words, two opposing या opposite लिख दो।
are used in a sentence. ये भी ऐसे भी लिख सकते हो कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज इन अ सेंटेंस। इस अलंकार में दो विलोम शब्द इन टुगेदर कर दो, यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। दो अपोजिट वर्ड एक साथ एक वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड हो जाएगा यहाँ, आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, अपोजिट वर्ड पहला कह दिया जाए कि लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज अ बिटर स्वीट, जीवन खट्टा मीठा है, मैंने जीवन खट्टा मीठा अनुभव है। देखो बीटर माने खट्टा और स्वीट माने मीठा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसमें आ गया ऑक्सीमोरन। मान लो दूसरा कहा जाए कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट, यहाँ एक खुला रहस्य है। अगर रहस्य है तो खुला कैसे है? इसका मतलब यह दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है ना, तो इन दोनों में ऑक्सीमोरन है। जी सर जी अतिशयोक्ति, चालू कर दिया हो। हाइपर बोले में क्या होता है? किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। हाइपर बोले, हाइपर होकर बोले। चालू करो, चालू है। देखो इसमें किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, बढ़ाकर भी पेश किया जाता है और बहुत ज्यादा घटाकर भी पेश किया जा सकता है ना। तो लिखेंगे इन दिस फिगर ऑफ स्पीच इन हाइपर बोले, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर शोन ग्रेटर or less good, sorry, रोज आर गुड, चाहे बेटर लिख दो, रोज आर बेटर देन दे रियली आर। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में थिंग्स आर शोन, चीजों को दिखाया जाता है कैसे? ग्रेटर आर लेस, बहुत बढ़ा चढ़ा कर या कम करके, मैंने बढ़ाकर या कम कर कर, रोज आर बेटर, अच्छा या बुरा, देन दे रियली आर, जितना कि वे वास्तविक रूप में होते हैं, मैंने इनके वास्तविक रूप से बढ़ा चढ़ा कर या बढ़ा चढ़ा कर घटाकर, चाहे अच्छा या बुरा दर्शाया जाता है इनके वास्तविक रूप से। जैसे मान लो एग्जाम्पल में कहा जाए, शी इज एज ओल्ड एज हिल्स, वह पर्वतों जितनी पुरानी है, वह इतनी पुरानी है जितनी की पर्वत है। तो बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है ना। कोई पहाड़ जितना पुराना थोड़े हो सकता है, पहाड़ तो कई हजार साल से खड़े हैं, है ना। तो इसमें कहा जाए सी, अब सी का प्रयोग प्रोनाउन है, सी का प्रयोग किसी लेडी के लिए किया गया है, फीमेल के लिए। अब किसी वृद्ध औरत को बताया जा रहा है कि वह इतनी पुरानी है जितनी की पहाड़ है। पहाड़ी जितना कोई पुराना हो सकता है, यानी इसके वास्तविक रूप से बढ़ा चढ़ा कर बताया गया ना। तो यहाँ भी हो गया हाइपर बोले। और दूसरा कह रहा है कि she wept an ocean of tears, वह आंसुओं के समुद्र जितना रोई, वह इतना रोई कि आंसुओं का समुद्र बह गया। तो ये संभव है नहीं, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर, इसके वास्तविक रूप से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि घोड़ा खा सकता हूँ। कोई खा सकता है? नहीं, बढ़ा चढ़ा कर मैंने, मैं इतना ज्यादा भूखा हूँ कि बहुत ज्यादा खाना खा सकता हूँ, तो हॉर्स के रूप में दर्शा दिया गया है ना। तो यहाँ होता है हाइपर बोले। यहाँ देख लो, रियली आर, पोइया
कुछ लोग ओनोमोटोपिया भी पढ़ देते हैं इसको, ओनोमाटोपोइया होता है। ध्वनि सूचक, इसका मतलब ध्वनि सूचक अलंकार। अब इसमें क्या ध्वनि से पहचाना जाएगा, जो भी व्यक्ति या वस्तु इसमें आएगा वह किससे पहचाना जाएगा? ध्वनि से। इसका परिभाषा बहुत छोटा है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में साउंड्स आर सजेस्टेड द मीनिंग खत्म हो गया। आर सेंस। हो गया, बस इतना ही हो जाएगा इसका। कह रहे कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में साउंड्स आर सजेस्टेड द मीनिंग आर सेंस, ध्वनि अर्थ या भाव को प्रकट करते हैं। किसके? तो व्यक्ति या बस आगे जोड़ भी सकते हैं। साउंड्स आर सजेस्टेड द मीनिंग आर सेंस इन अ पर्सन ऑफ ए पर्सन आर थिंग्स। यहाँ जोड़ दो, ऑफ अ पर्सन आर थिंग्स। किसी व्यक्ति या वस्तु के, किसी व्यक्ति या वस्तु की ध्वनि मीनिंग या भाव को प्रकट करते हैं। वहां नहीं भी जोड़ोगे सेंस तक भी इसका परिभाषा हो जाएगा, है ना। और डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि सेंस इन अ सेंटेंस। सेंटेंस तीनों तरीके से लिख सकते हो। सेंस तक रख दोगे तो भी सही है। ये भी लिख सकते हो कि साउंड्स आर सजेस्टेड द मीनिंग आर सेंस इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में ध्वनि, है ना, उसके मीनिंग या अर्थ को प्रकट करती है, ने प्रदर्शित करते हैं, या फिर सेंस ऑफ अ पर्सन आर थिंग। तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। देखो अब इसमें लिखेंगे कैट म्यू। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। बिल्ली को उसकी आवाज से अगर पहचानेंगे तो उसकी आवाज कैसी होगी? म्यू, म्याऊ म्याऊ। तो यहाँ साउंड इसके मीनिंग को क्लियर कर रहा है। कैट म्यू, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। यानी कि यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? तो ओनोमाटोपोइया। और दूसरा हो जाएगा डॉग बार्क्स। डॉग बार्क्स लिख दो, चाहे द बीज। हम लिख सकते हो द स्नैक हिस। द स्नैक हिस। यहाँ सब साउंड प्रकट कर रहे हैं, है ना। और साउंड से इनका मीनिंग प्रकट हो रहा है। ये होते हैं 7 फिगर ऑफ स्पीच, है ना। याद कर रहे हैं ना, 7 इसमें से एक आना है पेपर में।